फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर समीर त्रिवेदी है। मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में यूरोलॉजी विभाग में प्रोफेसर हूँ। आज इस पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस सीरीज़ के अंतर्गत हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है, पब्लिक इंटरेस्ट का विषय है और एक ऐसी बीमारी के बारे में है जिसका असर काफ़ी लार्ज पॉपुलेशन पे पड़ रहा है और जो कि जानलेवा साबित हो सकती है। आज मैं आपसे कुछ जानकारी शेयर करूंगा प्रोस्टेट कैंसर के बारे में। आप में से बहुत से लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। तो आइए प्रोस्टेट कैंसर के बारे में कुछ बात करते हैं। प्रोस्टेट होता क्या है? देखिए, प्रोस्टेट पुरुषों के शरीर में पाए जाने वाली एक ग्रंथि होती है, एक ग्लैंड होता है जो यूरिनरी ट्रैक्ट के रास्ते में रहता है, जिस पैसेज से यूरिन शरीर से बाहर निकलती है। और इसका जो शरीर में लोकेशन है वो यूरिनरी ब्लैडर के बिल्कुल नीचे होता है। इसका नॉर्मल फंक्शन जो है बॉडी में वो सेक्सुअल फंक्शन से रिलेटेड है। इससे जो सीक्रीशंस निकलते हैं वो सीमेन को, वीर्य को वो क्षमता प्रदान करते हैं जिससे मनुष्य रिप्रोड्यूस कर सके। दिक्कत यह है कि जैसे जैसे एक पुरुष की आयु बढ़ती है, ये प्रोस्टेट जो है उम्र के साथ साथ शरीर में होने वाले हार्मोनल चेंजेस के कारण साइज में बढ़ना शुरू कर देता है। और जब ये साइज में बढ़ता है तो ये एक तो यूरिनरी पैसेज को दबाता है, कंप्रेस करता है, जिसके कारण सिम्टम्स आते हैं। और ज़्यादा खतरनाक ये तब होता है जब इसमें ये उम्र के साथ साथ जो बढ़ने वाला बदलाव है ये कैंसर में परिवर्तित हो जाता है। जो कॉमन प्रॉब्लम्स प्रोस्टेट से रिलेटेड लोग फेस करते हैं, जो पुरुष फेस करते हैं, वो मेनली तीन हैं। एक जिसे हम कहते हैं BPH, जो कि नॉर्मल एज रिलेटेड साइज में बढ़ना है। दूसरा होता है प्रोस्टेटाइटिस, जिसमें प्रोस्टेट का इन्फेक्शन होता है। और तीसरा होता है प्रोस्टेट कैंसर। तीनों ही काफ़ी कॉमन हैं और आज हम लोग जिस बारे में आपसे बात करेंगे वो है प्रोस्टेट कैंसर के बारे में। कैंसर क्या होता है? हम सब कैंसर से परिचित हैं। आपके शरीर में एक बैलेंस है सेल्स के अंदर। सेल्स की एक डेफिनेट लाइफ साइकिल है, उनका एक प्री प्रोग्राम डेथ होता है कि इतनी साइकिल्स के बाद वो सेल अपने आप मर जाता है। कैंसर में ये फिनोमिना डिस्टर्ब हो जाता है। सेल्स मरते नहीं बल्कि लगातार मल्टीप्लाई होते रहते हैं, रेप्लिकेट होते रहते हैं और नंबर्स उनके बढ़ते चले जाते हैं अनरेगुलेटेड। तो ये एक तरह से अनरेगुलेटेड ग्रोथ होती है सेल्स की, जिसके कारण कैंसर बनता है। तो प्रोस्टेट से जो कैंसर उत्पन्न होता है उसे प्रोस्टेट कैंसर कहा जाता है। इसके बारे में बात करना क्यों जरूरी है? आज से कुछ दशक पहले तक प्रोस्टेट कैंसर के बारे में लोग ज़्यादा जानते नहीं थे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता था। लेकिन अब आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि ये पुरुषों में पाया जाने वाला दूसरा सबसे कॉमन कैंसर है लंग कैंसर के बाद। और 50-55 साल की उम्र के बाद तो ये पुरुषों का सबसे कॉमन कैंसर हो जाता है। अगर हम आंकड़ों को देखें, डेटा को देखें, तो ओवरऑल करीब 36% जितने कैंसर टोटल मेल्स में होते हैं उसका 36% कैंसर प्रोस्टेट कैंसर के कारण होता है। लाइफ टाइम रिस्क जो है प्रोस्टेट कैंसर होने की किसी भी पुरुष को वो करीब करीब 30% के आसपास है। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है पुरुषों की, प्रोस्टेट कैंसर का खतरा बढ़ता चला जाता है। आमतौर पे प्रोस्टेट कैंसर ज़्यादातर मामलों में बहुत धीरे धीरे बढ़ने वाला कैंसर है, लेकिन कुछ तरह के कैंसर प्रोस्टेट कैंसर के अंदर भी होते हैं, कुछ सबटाइप्स होते हैं जो तेजी से बढ़ते हैं, फैलते हैं और एग्रेसिव नेचर के होते हैं। इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। अब ये होता क्यों है? ये सबसे पहला लॉजिकल नेचुरल सवाल है जो किसी के भी मन में आता है। अक्सर पेशेंट्स हमसे भी पूछते हैं कि सर होता क्यों है। देखिए, एग्जैक्टली तो बता पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि रिसर्च प्रोस्टेट कैंसर पे काफ़ी हुई है, चल रही है, आगे भी होगी। तो किसी एक चीज़ को पिन पॉइंट करना संभव नहीं है कि इस कारण से होता है, लेकिन काफ़ी सारे रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कर लिया गया। सबसे महत्वपूर्ण, जैसा मैंने पहले कहा, एज। जैसे जैसे एज बढ़ेगी प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क बढ़ता चला जाएगा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है जेनेटिक्स, आपकी जीन्स, जो अनुवांशिक आपके शरीर की संरचना है, उसके कारण ये कैंसर कुछ पर्टिकुलर फैमिलीज में
जिन लोगों में ये जेनेटिक चेंजेस म्यूटेशंस होते हैं जैसे BRCA1 है, उनमें ये बहुत कॉमन है। यही कारण है कि कुछ पर्टिकुलर रेसेस में और कुछ पर्टिकुलर फैमिलीज में ये कैंसर ज़्यादा कॉमन है और ज़्यादा एग्रेसिव होता है। तीसरा कंपोनेंट जो रिस्क फैक्टर का है वो है डाइट। डाइट आजकल की जो मॉडर्न रिसर्च से अब पता लग रहा है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ज़्यादातर कैंसर्स में और प्रोस्टेट कैंसर में। कैसी डाइट आपकी रिस्क को बढ़ाती है? वो डाइट जिसमें हाई एनिमल फैट हो, जिसमें लो वेजिटेबल्स, लो फ्रूट्स, लो फाइबर डाइट हो, लो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, खासकर फिश में ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत हाई होता है, तो जो लो फिश डाइट है वो भी एक रिस्क फैक्टर है। कुछ मिनरल्स हैं, सिलेनियम है, जिंक है, इनकी अगर मात्रा सफिशिएंट नहीं है डाइट में, वो भी आपकी रिस्क को बढ़ाती है। चौथा रिस्क फैक्टर है हार्मोनल। महिलाओं की तरह पुरुषों के शरीर में भी हार्मोन्स होते हैं, उनका तरह तरह के बॉडी में फंक्शंस होते हैं। जब ये हार्मोन्स अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाते हैं, एक्सेसिव हो जाते हैं, हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल्स और अब रिसर्च शो कर रही है हाई इंसुलिन लेवल्स, ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं प्रोस्टेट कैंसर। ओबेसिटी, मोटापा बहुत घातक है आपके लिए, ना सिर्फ आपके हार्ट के लिए, ना सिर्फ आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए, डायबिटीज़ के लिए, बट कैंसर्स के लिए। कुछ केमिकल एक्सपोजर्स हैं, कुछ पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, इनके एक्सपोजर से भी प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। ये आपके शरीर में क्या लक्षण प्रोड्यूस करता है, कैसे प्रोस्टेट कैंसर प्रेजेंट करता है? देखिए, सबसे खतरनाक बात प्रोस्टेट कैंसर की ये है कि ज़्यादातर मरीजों में शुरुआती स्टेजेस में ये कोई भी लक्षण प्रोड्यूस नहीं करता, इसलिए मरीजों का ध्यान इस तरफ नहीं जाता और ये कैंसर धीरे धीरे साइलेंटली बढ़ता रहता है। इसलिए जब तक सिम्टम्स आते हैं, पेशेंट्स सिम्टम्स को लेके अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से, डॉक्टर से मिलते हैं, तब तक कई बार ये बीमारी एडवांस हो चुकी होती है, फैल चुकी होती है, बढ़ जाती है। इसलिए अक्सर इन प्रोस्टेट कैंसर के केसेस में लक्षण नहीं मिलते, पर जब लक्षण मिलते हैं तो वो क्या लक्षण हो सकते हैं? जैसा मैंने शुरू में कहा था, इसकी जो शरीर में लोकेशन है जहाँ पे ये सिचुएटेड है, क्योंकि ये यूरिन के ट्यूब को चारों तरफ से सराउंड करता है, तो जब ये बढ़ता है साइज में तो उस यूरिन की ट्यूब को दबाता है। तो ज़्यादातर लक्षण जो हैं आपकी यूरिन से संबंधित होते हैं। पेशेंट्स को यूरिन का फ्लो कम हो जाता है, जल्दी जल्दी यूरिन लगती है, यूरिन पास करने में दिक्कत होने लगती है, यूरिन का कंट्रोल कम हो सकता है, रात में नींद से कई बार यूरिन के लिए उठना पड़ सकता है, आपके यूरिन में ब्लड आ सकता है, आपकी यूरिन में जलन हो सकती है, दर्द हो सकता है। इसके अलावा चूंकि ये एक ऐसा ऑर्गन है जो आपके सेक्सुअल एक्टिविटी से रिलेटेड है, तो आपके सीमेन में ब्लड आ सकता है, जिसे हम लोग हेमेटोस्पर्मिया कहते हैं, या कई बार इजैकुलेशन होते समय आपको पेन हो सकता है, पेनफुल इजैकुलेट हो सकते हैं। इसके अलावा वो लक्षण इस बीमारी में आ सकते हैं जहाँ जहाँ ये कैंसर फैलता है शरीर में। जो सबसे कॉमन साइट है इसके फैलने की वो है आपकी हड्डियाँ या बोन्स। तो अगर ये हड्डियों में फैला हुआ है तो आपको हड्डियों से संबंधित सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे बोन पेन होना या पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर जैसे हम कहते हैं, बहुत मामूली सी चोट से भी हड्डी का टूट जाना, क्योंकि आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं कैंसर के कारण। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी में ये फैला हुआ है तो ये नसों पे दबाव डालता है, जिसके कारण कॉर्ड कंप्रेशन के साइन आते हैं, आपके पैरों में कमजोरी आना, पैरों में झुंझुनी होना, इस तरह के न्यूरोलॉजिकल साइंस भी आ सकते हैं। जब डॉक्टर्स आपकी जांच करते हैं तो आपके जो प्रोस्टेट को जांच करने का तरीका है वो आपके लेट्रिन के रास्ते के द्वारा है, पर रेक्टली है। उसमें उनको प्रोस्टेट बढ़ा हुआ मिल सकता है, हार्ड मिल सकता है, प्रोस्टेट में कुछ गठाने मिल सकती हैं जो कि इंगित करती हैं कि इस मरीज को प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। तो ये सारे लक्षण हो सकते हैं। अब आप अगर अपने डॉक्टर के पास जाते हैं और प्रोस्टेट कैंसर की शंका उत्पन्न होती है तो आपका डॉक्टर क्या करेगा? सबसे पहले वो आपकी एक बहुत कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव थॉरो हिस्ट्री लेगा, आपसे तरह तरह के सवाल पूछेगा, आपको क्या सिम्टम्स हैं, कितने समय से हैं, कैसे शुरू हुए, इस तरह की जानकारी वो आपसे लेना चाहेगा। इसके बाद वो आपका एग्जामिनेशन करेगा। जो मेन पार्ट है एग्जामिनेशन का, जैसा मैंने पहले कहा, वो आपका प्रोस्टेट एग्जामिन करेगा आपके लेट्रिन के रास्ते से, और उससे उसको आइडिया लगता है कि आपको कैंसर तो नहीं है। फिर आपकी वो कुछ जांचें करवाएगा, कुछ यूरिन टेस्ट होंगे, कुछ ब्लड टेस्ट होंगे, अल्ट्रासाउंड आपका एडवाइस करेगा वो। इन सब टेस्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है प्रोस्टेट कैंसर की डायग्नोसिस के लिए, उसे हम लोग कहते हैं सीरम PSA। ये एक ब्लड टेस्ट है। PSA का फुल फॉर्म है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। अब ये PSA क्या होता है? PSA एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो सीमेन में होता है और वहाँ से ये ब्लड में जाता है।
नॉर्मली जब आपका प्रोस्टेट नॉर्मल रहता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, कैंसर नहीं है, तो आपके ब्लड लेवल्स जो है पीएसए के वो बहुत कम होते हैं। नॉर्मल रेंज जो मानी गई है 0 to 4। लेकिन जब भी कोई चीज़ आपके प्रोस्टेट के आर्किटेक्चर को डिस्टर्ब करती है, अगर इन्फेक्शन हो गया है या आपको कैंसर है, तो ये जो पीएसए है ये आपके प्रोस्टेट से निकल के ब्लड में सर्कुलेट होने लगता है, तो इसका ब्लड लेवल बढ़ जाता है, सीरम लेवल बढ़ जाता है, जो कि ये इंगित करता है कि आपको प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। यहाँ पे आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है कि पीएसए जो है ये कैंसर स्पेसिफिक नहीं है, ये प्रोस्टेट स्पेसिफिक है। इसका मतलब ये है कि ये प्रोस्टेट से संबंधित बीमारियों में बढ़ता है, ना कि सिर्फ कैंसर में। तो अगर किसी का पीएसए बढ़ा हुआ है तो ये सोच के घबराइए मत, ये सोच के परेशान मत होइए कि आपको कैंसर है। दूसरे कारणों से भी पीएसए बढ़ सकता है। हाँ, आगे और जांचों की जरूरत जरूर पड़ेगी। एक बार आपके डॉक्टर आपकी रिपोर्ट्स देख लेते हैं, आपकी एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स उनके पास होती हैं, और अगर इन सबको मिला के ये डाउट आता है कि आपको प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है, तो डायग्नोसिस कंफर्म करने का जो तरीका है उसे हम लोग कहते हैं बायोप्सी। आप लोग परिचित होंगे इस शब्द से। बायोप्सी का अर्थ ये है कि आपके शरीर से कुछ टुकड़े निकाले जाते हैं, जिनको जांच के लिए लैब में भेजा जाता है, जहां पैथोलॉजिस्ट उनकी जांच करके ये रिपोर्ट देते हैं कि उन टुकड़ों में कैंसर है या नहीं है। इसे कहते हैं बायोप्सी। प्रोस्टेट कैंसर के लिए जो बायोप्सी की जाती है उसे कहा जाता है ट्रस गाइडेड बायोप्सी। ट्रस का मतलब है ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड। इस बायोप्सी प्रोसीजर में आपके लेट्रिन के रास्ते से एक स्पेशली डिजाइन अल्ट्रासाउंड प्रोब डाला जाता है। आपके प्रोस्टेट को उस अल्ट्रासाउंड से देखा जाता है और फिर अलग अलग जगह से प्रोस्टेट के कुछ टुकड़े सुई से निकाले जाते हैं। बहुत पतली सुई होती है, हल्का पेनफुल प्रोसीजर है, पर बहुत पेनफुल नहीं है। ज़्यादातर लोग आराम से बिना किसी बेहोशी के इसको करवा लेते हैं। आजकल हम लोग बहुत से मरीजों में प्रोस्टेट बायोप्सी के पहले एक एमआरआई करवाते हैं। एक खास तरह का एमआरआई होता है जिसे मल्टी पैरामेट्रिक एमआरआई कहा जाता है। इस एमआरआई का रोल ये है कि ये हमें ये बताने में मदद करता है कि हमें अपनी बायोप्सी नीडल कहाँ पे डालनी है। प्रोस्टेट में एमआरआई के अंदर कहाँ पे ऐसे एबनॉर्मल एरियाज दिख रहे हैं जो कैंसर का फोकस हो सकते हैं। पूरा प्रोस्टेट कैंसरस नहीं है, प्रोस्टेट के अंदर कुछ स्पॉट्स हैं जहाँ पे कैंसर बन गया है। अगर आप बिना एमआरआई के ब्लाइंडली नीडल डालेंगे तो हो सकता है कि आप बायोप्सी में उन एरियाज को मिस कर दें और एक फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट आ जाए कि कैंसर नहीं है, जबकि एक्चुअली कैंसर हो सकता है। तो इस दुविधा को दूर करने के लिए आजकल बहुत से केसेस में पहले एक मल्टी पैरामेट्रिक एमआरआई कराया जाता है। उसमें देखा जाता है कि प्रोस्टेट के किस हिस्से में एबनॉर्मेलिटीज लग रही हैं और फिर उस हिस्से में नीडल डाल के पर्टिकुलरली वहाँ से पीसेस निकाले जाते हैं जांच के लिए। एक बार आपकी बायोप्सी हो गई, बायोप्सी की रिपोर्ट में कैंसर आ गया, तो उसके बाद की जो प्रक्रिया है वो होती है किसी भी और कैंसर की तरह स्टेजिंग। स्टेजिंग इसलिए जरूरी है, इससे दो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ ये, हम लोग ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं स्टेज के हिसाब से, किस मरीज के लिए क्या ट्रीटमेंट सुटेबल रहेगा। दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज जो पेशेंट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हम पेशेंट को ये बता सकते हैं कि किस तरह का कैंसर है, किस स्टेज पे है, और उसके हिसाब से आपकी प्रोग्नोसिस कैसी है, आपको कितने एग्रेसिव ट्रीटमेंट की जरूरत है। स्टेजिंग कैसे की जाती है? जब बायोप्सी कंफर्मेशन हो गया है कैंसर का, उसके बाद कुछ टेस्ट किए जाते हैं जिससे ये देखा जाता है कि कैंसर फैला तो नहीं है, किस स्टेज पे है। 3 तरह की स्टेजिंग प्रक्रिया होती है। एक होती है लोकल स्टेजिंग, जिसे हम लोग T स्टेज कहते हैं, मतलब प्रोस्टेट से उठने वाला कैंसर प्रोस्टेट के अंदर ही सीमित है या आसपास के अंगों में फैल गया है। इसको पता करने का जो सबसे पुराना तरीका है वो है क्लिनिकल एग्जामिनेशन से। जब आपकी लेट्रिन के रास्ते से प्रोस्टेट डॉक्टर देखते हैं तो वो ये पता करते हैं कि प्रोस्टेट के आसपास कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। नेचुरली इसकी एक्यूरेसी उतनी नहीं होगी जितनी जो मॉडर्न टेस्ट हैं उनकी। तो जो दूसरे टेस्ट किए जाते हैं लोकल स्टेजिंग के लिए, उसमें से एक है ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड, लेकिन जो सबसे अच्छा टेस्ट है वो है एमआरआई। एमआरआई के अंदर भी एक स्पेशल टेक्निक होती है एंडोरेक्टल कॉइल एमआरआई, जिसमें लेट्रिन के रास्ते से कॉइल रख के एमआरआई किया जाता है। इसका हर केस में जरूरत नहीं है, लेकिन जहां भी डाउटफुल केसेस हैं वहां पे ये किया जाता है। तो इन 3 टेस्ट से, आपके क्लिनिकल फिंगर से, आपके ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड से और एमआरआई से, आपकी कैंसर की लोकल स्टेज का पता लगता है कि प्रोस्टेट का कैंसर सिर्फ प्रोस्टेट तक सीमित है या बाहर निकल गया है। दूसरी स्टेजिंग होती है लिम्फ नोड्स।
लिम्फ नोड्स छोटी छोटी गठाने होती हैं जो पूरे शरीर में रहती हैं, और ये नॉर्मल चीज़ है। इनका काम अलग अलग अंगों से मिलने वाले लिम्फेटिक ड्रेनेज को शरीर से ले जाके, ब्लड स्ट्रीम में ले जाके शरीर से बाहर निकालना है। जो प्रोस्टेट के लिम्फ नोड्स हैं, जिनमें प्रोस्टेट ड्रेन करता है, वो आपके पेट के अंदर निचले हिस्से में रहते हैं, जिन्हें हम लोग पेल्विक लिम्फ नोड्स कहते हैं। पेल्विक लिम्फ नोड्स असेस करने का जो बेस्ट तरीका अभी है वो है या तो एक सीटी स्कैन या एमआरआई। इनसे ये पता लगता है कि ऐसा तो नहीं कि आपका कैंसर लिम्फ नोड्स में फैल गया है। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेजिंग है वो है मेटास्टेटिक, जिसका मतलब है कि कहीं कैंसर शरीर के दूसरे अंगों में तो नहीं फैल गया। इसका अर्थ ये हुआ कि आपको पूरे शरीर की जांच करके देखना पड़ता है कि कहीं पे प्रोस्टेट कैंसर के फैलने के कोई लक्षण तो नहीं है। जैसा मैंने शुरू में कहा था, सबसे कॉमन जो प्रोस्टेट कैंसर फैलता है ये हड्डियों में फैलता है, बोन्स में। इसलिए जो टेस्ट किए जाते हैं वो ज़्यादातर बोन्स पे फोकस्ड होते हैं। अगर बोन नॉर्मल है तो इस बात की संभावना बहुत कम है कि शरीर के दूसरे अंगों में ये फैला होगा। तो जो कॉमन टेस्ट किए जाते हैं स्टेजिंग के लिए बोन की, वो होते हैं बोन स्कैन, जिसमें एक रेडियो आइसोटोप आपकी बॉडी में इंजेक्शन लगा के और एक स्पेशल गामा कैमरा की मदद से आपकी पूरी बोन्स को एक ही साथ विजुलाइज किया जाता है, जिसे रेडियो आइसोटोप बोन स्कैन कहते हैं। दूसरा तरीका है जो आजकल करंट स्कैन्स आ गए हैं, वो है पेट स्कैन। पेट स्कैन में एक खास कंपाउंड जिसे PSMA कहते हैं वो इंजेक्ट करके, सिमिलर प्रोसेस होती है पर ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है बोन स्कैन के मुकाबले और थोड़ा ज़्यादा महंगा भी है, इसलिए अभी इसका यूज़ उतना प्रिवेलेंट नहीं है। ज़्यादातर केसेस में अभी भी बोन स्कैन ही किए जाते हैं। एक बार आपकी स्टेजिंग कंप्लीट हो गई है, डॉक्टर्स के पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई है कि आपकी बायोप्सी में कैसा कैंसर है, आपकी स्टेजिंग में कैंसर की स्टेज क्या है, फैला है या नहीं फैला है, कहाँ फैला है, तो जो ट्रीटमेंट डिसाइड करने के लिए हम लोग जिस चीज़ का सहारा लेते हैं उसे कहा जाता है रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन। इसका मतलब है कि हम पेशेंट्स को अलग अलग रिस्क कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। उससे ये पता लगता है कि किस पेशेंट में कैंसर तेज़ी से बढ़ने का चांस है, किसको ज़्यादा एग्रेसिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, किसका कैंसर बहुत लो ग्रेड स्लो बढ़ने वाला है, जिसको हम लोग बहुत एक्टिवली ट्रीट नहीं करें या हम लोग छोड़ भी सकते हैं, जैसा मैं आपको ट्रीटमेंट में बताऊंगा। तो रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन करने के लिए हम लोग पेशेंट्स का स्टेज देखते हैं और ट्यूमर का ग्रेड देखते हैं। ग्रेड जो प्रोस्टेट कैंसर के लिए देखा जाता है उसे कहा जाता है ग्लीसन्स ग्रेड। ग्लीसन्स ग्रेड से ये पता लगता है जितना हाई ग्लीसन ग्रेड होगा उतना ज़्यादा एग्रेसिव कैंसर है, उतनी तेज़ी से बढ़ने वाला फैलने वाला कैंसर है। इसका मतलब इलाज की उतनी जल्दी और ज़्यादा एग्रेसिव इलाज की ज़रूरत है। लो ग्रेड कैंसर्स हैं तो इसका मतलब है कि इसके फैलने के चांसेस कम हैं। तो इस तरह से रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन किया जाता है। जब एक बार पेशेंट्स को रिस्क स्ट्रेटिफाई करके डिफरेंट कैटेगरीज में डाल दिया जाता है, तब आती है बारी ट्रीटमेंट की, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है पेशेंट के हिसाब से। प्रोस्टेट कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि ये ट्रीटमेंट सारे पेशेंट्स के लिए इस तरह के, ये ट्रीटमेंट इस तरह के पेशेंट्स के लिए, ऐसा नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके हर पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट को इंडिविजुअलाइज किया जाता है, कस्टमाइज किया जाता है। तो ये फैक्टर्स क्या हैं जिनकी बेसिस पे हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि इस पेशेंट को इस तरह का ट्रीटमेंट देना चाहिए। सबसे पहले फैक्टर्स होते हैं जो पेशेंट से रिलेटेड है। पेशेंट की मेडिकल कंडीशन क्या है, क्योंकि ये बीमारी ओल्ड एज की है, तो पेशेंट कितना फिट है, पेशेंट की एज क्या है, उसकी जनरल कंडीशन क्या है, कितना एक्टिव है वो, उसका परफॉर्मेंस स्टेटस कैसा है, सबसे इम्पॉर्टेंट है उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, कितने साल ये अनुमान लगाया जाए कि वो और जिंदा रहेगा। आमतौर पे प्रोस्टेट कैंसर में अगर किसी मरीज की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 10 साल से कम है, इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि ये मरीज 10 साल के अंदर किसी और रीज़न से इसकी डेथ हो सकती है, या तो नेचुरल एजिंग से, या अगर उसको कोई और बीमारियां हैं, हार्ट की बीमारी है या कोई और प्रॉब्लम्स हैं उसके कारण, तब फिर उसको प्रोस्टेट कैंसर के लिए बहुत एग्रेसिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आमतौर पर प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट्स ये माना जाता है कि 10 ईयर्स एंड बियॉन्ड वैसे भी सर्वाइव कर लेते हैं। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है ट्रीटमेंट डिसाइड करने में। इसके अलावा पेशेंट के ट्यूमर का ग्रेड क्या है, ग्लीसन्स ग्रेड क्या है, उसका जो हम लोगों ने ब्लड टेस्ट कराया था उसमें PSA लेवल कितना है। जितना ज़्यादा हाई PSA लेवल होगा उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि ये कैंसर एग्रेसिव होगा। फिर पेशेंट के कैंसर की स्टेज क्या है, क्या ये सिर्फ प्रोस्टेट तक लिमिटेड है, क्या ये प्रोस्टेट के बाहर निकल के आसपास के ऑर्गन्स में फैल गया है, क्या ये लिम्फ नोड्स में चला गया है,
क्या ये शरीर में फैल गया है, ये सारी चीज़ें कंसिडरेशन में ली जाती हैं ट्रीटमेंट डिसाइड करते समय। उसके अलावा पेशेंट को जो ट्रीटमेंट दिए जाने हैं उनके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उनकी क्या मॉर्बिडिटी है, उससे पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इनको भी देखना पड़ता है। किसी पेशेंट को ऐसा ट्रीटमेंट ऑफर करना जिससे उसको फ़ायदा कम हो, नुकसान ज़्यादा हो, ये पेशेंट के हित में नहीं है। इसलिए ट्रीटमेंट रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी सोचना पड़ता है। एक जनरल रूल ऑफ थंब आपको मैं बताता हूँ प्रोस्टेट कैंसर के बारे में। जिन पेशेंट्स में मॉडरेट या हाई ग्रेड कैंसर्स हैं और जो रिलेटिवली यंगर और हेल्दियर है, उनमें सबसे ज़्यादा फायदा होता है ट्रीटमेंट का, एग्रेसिव ट्रीटमेंट का। जितने एल्डरली पेशेंट्स हैं, जितने फ्रेल कमज़ोर पेशेंट्स हैं, जिनके कैंसर्स लो ग्रेड लो स्टेज हैं, उनमें बहुत एग्रेसिव ट्रीटमेंट करना आइडियल नहीं है। उस ट्रीटमेंट से उनको फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा हो सकता है। ये एक जनरल रूल ऑफ थंब है। तो हमारे पास अब ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं क्या, कैसे हम लोग प्रोस्टेट कैंसर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। देखिए, ये डिपेंड करता है कि हमने पेशेंट्स को किस कैटेगरी में डाला था रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन करते समय। ब्रॉडली स्पीकिंग, पहली कैटेगरी पेशेंट्स की जो रहती है, जिनको हम लोग कहते हैं क्लिनिकली लोकलाइज्ड डिसीज। इसका मतलब ये है कि इनका कैंसर प्रोस्टेट के अंदर है, कहीं बाहर नहीं फैला है, ना प्रोस्टेट के आसपास, ना शरीर में कहीं और। ऐसे पेशेंट्स में जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं वो मेनली दो हैं। पहला है सर्जरी या ऑपरेशन और दूसरा है रेडिएशन थेरेपी या सिकाई, जिसे कॉमन पब्लिक कहती है। दोनों के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, करीब करीब बराबर हैं, अपने अपने फायदे नुकसान हैं। सर्जरी आजकल बहुत एडवांस्ड हो गई है। अब रोबोटिक्स सर्जरी आ गई है जिसमें रोबोट की मदद से ऑपरेशंस किए जाते हैं। बड़े बड़े ऑपरेशंस बहुत कम साइड इफेक्ट के साथ हो जाते हैं, बहुत अच्छी रिकवरी है, बहुत अच्छा आउटकम है। पेशेंट सेकेंड डे अपना घर जा सकता है और सर्जरी के बाद वाले कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी मिनिमाइज हो गए हैं। रेडिएशन थेरेपी में आपको सर्जरी टोटली अवॉइड हो जाती है, किसी तरह की चीरफाड़, अस्पताल में एडमिट होना, एनेस्थीसिया, बेहोशी देना, ये सब नहीं होता। पर यह है कि ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलता है और रेडिएशन के रिलेटेड कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। रेडिएशन भी कई तरीक़ों से दिया जा सकता है। बाहर मशीन से डायरेक्टली रेडिएशन देके, जिसे हम लोग EBRT कहते हैं, एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी, या कुछ रेडियो एक्टिव सीड्स सीधे प्रोस्टेट के अंदर इंजेक्ट कर दी जाती हैं और वो अंदर से ही प्रोस्टेट को पूरी तरह किल कर देती हैं। तो इस तरह के कई सारे एडवांसमेंट्स हो गए हैं। ये दोनों ऑप्शंस बहुत सुटेबल हैं क्लिनिकली लोकलाइज्ड डिसीज़ के लिए। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर पेशेंट एल्डरली है, उसको और कई सारी बीमारियां हैं, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसे पेशेंट्स में इस ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। इनको हम लोग सिंपली मॉनिटरिंग पे रख सकते हैं बिना कुछ किए। खाली पेशेंट्स आपको आके बीच बीच में दिखा सकते हैं और अगर कोई दिक्कत होती है, अगर कोई कैंसर आगे बढ़ता है, कोई सिम्टम्स आते हैं, प्रोग्रेशन होता है, तब ट्रीटमेंट किया जा सकता है। इसी का एक काउंटर पार्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं एक्टिव सर्विलेंस। एक्टिव सर्विलेंस थोड़ा सा डिफरेंट है मॉनिटरिंग से। ये सुटेबल है यंग पेशेंट्स के लिए जो फिट हैं, जिनका ऑपरेशन किया जा सकता है, जिनको रेडिएशन दिया जा सकता है, लेकिन उनकी बीमारी लो ग्रेड लो स्टेज तरह की है। इसका मतलब ये है कि ये बहुत धीरे धीरे बढ़ने वाली है, हो सकता है कभी बढ़े ना। ऐसे पेशेंट्स को हम लोग एक्टिव सर्विलेंस पे डाल देते हैं। इनको बराबर रेगुलर फॉलोअप पे आना पड़ता है, बीच बीच में बराबर टेस्ट कराने पड़ते हैं। एम ये है कि जब भी कभी इनका कैंसर लो ग्रेड से हाई ग्रेड हो या स्टेज कैंसर की अप स्टेज हो, बढ़े, तो तुरंत इंटरवेंशन करके इनको क्योर कर दिया जाए। तो ये तीनों ऑप्शंस क्लिनिकली लोकलाइज्ड डिसीज के लिए बहुत सुटेबल है। सर्जरी और रेडिएशन जहाँ पे ज़रूरत है ट्रीटमेंट की, या जहाँ ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है वहाँ एल्डरली पेशेंट्स में मॉनिटरिंग, यंग पेशेंट्स में एक्टिव सर्विलेंस। जो दूसरी कैटेगरी है पेशेंट्स की, उसे हम लोग कहते हैं लोकली एडवांस डिसीज। इसका मतलब ये है इन पेशेंट्स में कैंसर प्रोस्टेट से निकल के आसपास के ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर रहा है, लेकिन शरीर में कहीं और नहीं फैला है। तो ये एक तरह से इंटरमीडिएट रिस्क वाली कैटेगरी है। इन पेशेंट्स में भी कैंसर को जड़ से ठीक करने का प्रयास किया जा सकता है, क्यूरेटिव इंटेंट से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ऑप्शंस अभी भी मेनली दो ही हैं, सर्जरी और रेडिएशन थेरेपी। लेकिन इन पेशेंट्स में सिर्फ सर्जरी करना या सिर्फ रेडिएशन देना
रिजल्ट्स इन पेशेंट्स में उतने अच्छे नहीं रहेंगे जितने क्लिनिकली लोकलाइज्ड कैटेगरी के पेशेंट्स में थे। इन पेशेंट्स के लिए जो आइडियल ट्रीटमेंट है, जो ऑप्टिमल ट्रीटमेंट है, सबसे अच्छा इलाज है, वो ये है कि सर्जरी या रेडिएशन थेरेपी को कंबाइन किया जाए हार्मोनल ट्रीटमेंट से। हार्मोनल ट्रीटमेंट के बारे में हम लोग बात अभी करेंगे। प्रोस्टेट कैंसर में हार्मोनल ट्रीटमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर इस लोकली एडवांस कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स में सर्जरी या रेडिएशन को हार्मोनल थेरेपी से कंबाइन किया जाए तो रिजल्ट्स बहुत बेटर होते हैं। इन पेशेंट्स की सर्वाइवल बढ़ जाती है, इनके आउटकम्स बहुत इंप्रूव हो जाते हैं। तो इस कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स में जो ऑप्टिमल आइडियल ट्रीटमेंट है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोनल थेरेपी विथ आइदर सर्जरी या फिर रेडियोथेरेपी। इस कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके लिए सर्जरी या रेडियोथेरेपी ऑप्शन ना हो, या तो वो फिट ना हो सर्जरी के लिए, या ऑपरेशन नहीं कराना चाहते, या रेडिएशन के लिए फिट नहीं है। ऐसे मरीजों में सिस्टमिक थेरेपी दी जा सकती है, जिसका मतलब है कि सिर्फ हार्मोनल थेरेपी या हो सकता है कीमोथेरेपी कुछ पेशेंट्स में कंसीडर की जा सके। ये बहुत माइनॉरिटी ऑफ पेशेंट्स में इस तरह के ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जो थर्ड कैटेगरी है और जो पेशेंट के लिए थोड़ा वरीइंग कैटेगरी है, उसे हम लोग कहते हैं मेटास्टैटिक प्रोस्टेट कैंसर। मेटास्टैटिक प्रोस्टेट कैंसर का मतलब है कि ये कैंसर अब शरीर में फैल चुका है, प्रोस्टेट से बाहर निकल के शरीर के दूसरे अंगों में, हड्डियों में, लंग्स में, लीवर में जा चुका है। तो इनमें जो गोल ऑफ ट्रीटमेंट है, जो एम ऑफ ट्रीटमेंट है, वो बिल्कुल अलग है। जो कैंसर प्रोस्टेट तक लोकलाइज्ड है उसमें एम ऑफ ट्रीटमेंट है बीमारी को जड़ से निकालना, पेशेंट्स को क्योर करने के हिसाब से, क्योर करने के ट्रीटमेंट करना। लेकिन जब बीमारी शरीर में फैल चुकी है तो उसको क्योर करना इम्पॉसिबल है, उसको जड़ से मिटाना इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे जो गोल ऑफ ट्रीटमेंट है वो है पेशेंट के सर्वाइवल को प्रोलॉन्ग करना, कैसे उसकी ज़िंदगी को हम बढ़ाएं, कैसे अगर उसको कोई सिम्टम्स हैं तो उसको उन सिम्टम्स से रिलीफ दिलाएं, या अगर सिम्टम्स अभी नहीं है तो आगे भी ना हो, कैसे उनको बचाया जाए सिम्टम्स होने से। पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे इम्प्रूव किया जाए, कैसे मेंटेन किया जाए। जितना समय उस पेशेंट के पास है वो एक बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ जिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करें, उस पर फोकस ज़्यादा रहता है। ट्रीटमेंट से रिलेटेड मॉर्बिडिटी जितनी कम रखी जाए उतना बेटर है, क्योंकि अगर आप इस पेशेंट की बीमारी को क्योर नहीं कर सकते हैं तो उससे कोई ऐसा इलाज ऑफर मत करिए जिससे वो सफ़र करने लगे, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो जाए, वो मिजरेबल हो जाए। तो ये जो गोल ऑफ ट्रीटमेंट है मेटास्टैटिक प्रोस्टेट कैंसर में थोड़े अलग हो जाते हैं कंपेयर टू लोकली एडवांस डिजीज। अब ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं? देखिए, अब हम आते हैं हार्मोनल थेरेपी पे, थोड़ा सा बात इसके बारे में करते हैं। प्रोस्टेट कैंसर, करीब करीब सारे प्रोस्टेट कैंसर के मरीज, सारे केसेस शुरू में हार्मोन डिपेंडेंट होते हैं। इनकी जो ग्रोथ है, इनका बढ़ना, इनका फैलना, ये सब कुछ हार्मोन्स पे डिपेंडेंट होता है इनिशियली। और ये हार्मोन्स होते हैं जो मेल प्रोड्यूस करते हैं, जिन्हें एंड्रोजन्स कहा जाता है, जैसे टेस्टोस्टेरोन है या डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। इस तरह के हार्मोन्स प्रोस्टेट कैंसर को बढ़ाते हैं। तो अगर इन हार्मोन्स की सप्लाई को कट ऑफ कर दिया जाए, जिसे हम लोग एंड्रोजन डिप्राइवेशन थेरेपी कहते हैं, एडीटी, अगर मरीज के प्रोस्टेट को इन हार्मोन से वंचित कर दिया जाए तो ये कैंसर बढ़ना बंद हो जाता है, जहाँ जहाँ फैला है वहाँ से सिकुड़ने लगता है। तो हार्मोनल थेरेपी के शुरू में रिजल्ट्स करीब करीब सारे मरीजों में बहुत अच्छे हैं। इस तरह के मेटास्टैटिक प्रोस्टेट कैंसर को हम लोग कहते हैं हार्मोन सेंसिटिव मेटास्टैटिक प्रोस्टेट कैंसर। इसका मतलब ये हार्मोनल थेरेपी को रिस्पॉन्ड करेंगे। तो कैसे ये हार्मोनल ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, कैसे पेशेंट्स के प्रोस्टेट को हार्मोन मिलने से रोका जाए? इसके दो मेन तरीके। पुरुषों के शरीर में करीब करीब सारा जो मेल हार्मोन है वो दोनों टेस्टिस से प्रोड्यूस होता है, अंडकोश से। अगर इन टेस्टिस से होने वाले हार्मोन्स की सप्लाई को कट ऑफ कर दिया जाए तो प्रोस्टेट कैंसर का बढ़ना बंद हो जाता है, और प्रोस्टेट कैंसर जहाँ जहाँ फैला है वहाँ से ये रिग्रेस होने लगता है, सिकुड़ने लगता है। तो सिंपलेस्ट तरीका तो है कि एक छोटा ऑपरेशन करके दोनों टेस्टिस निकाल दी जाए शरीर से, जिसे हम लोग बायलेटरल ऑर्किडेक्टमी कहते हैं। ये बहुत पुराना एज ओल्ड ट्रीटमेंट है, 1940 से चल रहा है। जिस साइंटिस्ट ने ये बताया था, डॉक्टर हॉटसन ने, उन्हें इसके लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो सिंपलेस्ट तरीका है कि आप टेस्टिस निकाल दीजिए, हार्मोन्स बनना बंद हो जाएंगे, हार्मोन्स की सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी।
पर बहुत से पेशेंट्स को साइकोलॉजिकल रीज़न से ही एक्सेप्टेबल नहीं होता कि उनकी टेस्टिस निकाल दी जाए, वो इससे काफ़ी व्यथित हो सकते हैं। तो इसका एक ऑल्टरनेटिव है, कुछ इंजेक्शंस आते हैं जिन्हें हम लोग GnRH एनालॉग्स या GnRH एंटागोनिस्ट, दोनों कैटेगरी हैं इंजेक्शंस की, कहते हैं। इन इंजेक्शंस को पीरियोडिकली हर 3 महीने पे या हर 6 महीने पे लगाया जाता है और एक इंजेक्शन का असर 3 महीने या 6 महीने तक रहता है। इनका असर एग्जैक्टली ऑपरेशन की तरह होता है, दोनों के रिजल्ट्स कंपेरेबल हैं। मतलब इस इंजेक्शन के लगने के बाद आपकी टेस्टिस से हार्मोन की सप्लाई बंद हो जाती है और प्रोस्टेट कैंसर सिकुड़ने लगता है। तो ये उन पेशेंट्स के लिए बहुत कारगर है जो ऑपरेशन नहीं चाहते पर जिनको हार्मोन ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। खाली ड्रॉबैक ये है कि ये इंजेक्शंस थोड़े से महंगे हैं और आपको लंबे समय तक लेने पड़ सकते हैं रेगुलरली। इसके अलावा कुछ मेडिसिन आती हैं, कुछ टैबलेट्स आती हैं ओरल, जिनको दिया जाता है। मैंने जैसा कहा, मोस्ट ऑफ द हार्मोन टेस्टिस में बनता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारा हार्मोन टेस्टिस में बनता है। कुछ मेल हार्मोन्स शरीर के दूसरे अंगों में बनते हैं, एड्रिनल ग्लैंड में बनते हैं, कुछ लीवर में बनते हैं, स्किन में थोड़ा बहुत बनता है। तो इनकी सप्लाई को कट ऑफ करने के लिए कुछ ओरल टैबलेट्स आती हैं जिनको साथ में ऐड किया जाता है, जैसे फ्लूटामाइड है, बाइकेल्टामाइड है, इस तरह की गोलियां साथ में दी जाती हैं। तो जो पहला लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है मेटास्टैटिक हार्मोनल सेंसिटिव प्रोस्टेट कैंसर के लिए, वो है हार्मोनल थेरेपी। और जैसा मैंने कहा, ये कई सालों से चला आ रहा है, करीब 40-50 साल से ये ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी तक हम लोग पेशेंट्स को इस ट्रीटमेंट पर रखते थे और जब उनकी बीमारी बढ़ने लगती थी तो फिर दूसरे ट्रीटमेंट स्टार्ट करते थे। पिछले 5-7 साल में बहुत इंपॉर्टेंट कुछ रिसर्च नई हुई है जिससे ये पता लगा है कि इन पेशेंट्स में अगर हार्मोनल थेरेपी के साथ साथ कुछ और ट्रीटमेंट शुरू से दिए जाएं तो इनकी सर्वाइवल बढ़ जाती है, इनका आउटलुक, इनका आउटकम और बेटर हो जाता है। तो आजकल हम लोग हार्मोनल थेरेपी के साथ साथ इन्हें या तो कीमोथेरेपी शुरू में ही दे देते हैं या कुछ और दवाइयाँ नई आ गई हैं जैसे एबिराटेरॉन है या एंजाल्यूटामाइड है, जो नए मॉलिक्यूल्स हैं, ये हार्मोनल थेरेपी के साथ में दिए जाते हैं जिससे इन पेशेंट्स की लॉन्गिविटी बढ़ जाए, इनकी जो लाइफ स्पैन है वो फर्दर प्रोलॉन्ग किया जा सके। तीसरा कंपोनेंट इन पेशेंट्स के ट्रीटमेंट का होता है सिम्टम्स। चूँकि कैंसर शरीर में फैल चुका है तो इनको कई तरह के लक्षण हो सकता है ऑलरेडी आ रहे हो। अगर यूरिन से संबंधित लक्षण है इनको, अगर यूरिन पास करने में दिक्कत होती है तो उसके लिए दवाइयाँ दी जा सकती हैं। उससे आराम नहीं होता है तो जो नॉर्मल ऑपरेशंस दूरबीन से हम लोग प्रोस्टेट के लिए करते हैं, एंडोस्कोपिकली जो प्रोस्टेट का हिस्सा रुकावट कर रहा है उसको काट के निकाला जा सकता है। फिर ये कैंसर हड्डियों में फैलता है। अगर हड्डियों में फैले हुए कैंसर के कारण मरीज को मान लीजिए दर्द हो रहा है और ऐसा दर्द है कि नॉर्मल जो पेन किलर्स हैं, एनाल्जेसिक्स हैं, उनसे उसको रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो उन सिलेक्टेड जगहों पे हड्डियों में जहाँ ये कैंसर फैला हुआ है वहाँ पे रेडिएशन दिया जा सकता है, फोकल रेडियोथेरेपी दी जा सकती है पेन रिलीफ के लिए। उसके अलावा कुछ खास तरह की रेडियो आइसोटोपिक थेरेपी है जो अगर मान लीजिए पूरी हड्डियों में, मरीज के शरीर की पूरी हड्डियों में कैंसर फैल गया है तो आप हर जगह रेडिएशन नहीं दे सकते। तो कुछ इंजेक्शंस आते हैं रेडियो आइसोटोप्स के जिनको देने से उस तरह के सिम्टम्स में पेशेंट की सारी हड्डियों में पेन रिलीफ उसको मिलता है। जैसा मैंने कहा, शुरू में ज़्यादातर पेशेंट्स हार्मोन सेंसिटिव होते हैं और जब हम लोग ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है और काफ़ी पेशेंट्स का कैंसर बहुत कम हो जाता है या गायब भी हो जाता है, PSA लेवल्स बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर पेशेंट्स में कुछ समय के बाद धीरे धीरे ये बीमारी फिर से बढ़ना शुरू होती है, जिसका अर्थ ये होता है कि आपका हार्मोनल ट्रीटमेंट अब काम नहीं कर रहा है। अब ये ड्यूरेशन कितना होगा ये पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। कुछ पेशेंट्स में 1 साल के अंदर ही बीमारी बढ़ने लगती है, कुछ पेशेंट्स कई साल निकाल देते हैं, 5-6 साल 7 साल, उसके बाद उनको कुछ दिक्कत शुरू होती है। तो ये पीरियड बहुत वेरिएबल हो सकता है। लेकिन जब भी दोबारा बीमारी के लक्षण PSA का बढ़ना शुरू होता है और आपको पता रहता है कि आपकी हार्मोन थेरेपी चल रही है लेकिन उसके बाद भी बीमारी बढ़ रही है, तो इसको कहा जाता है हार्मोन रिफ्रैक्टरी प्रोस्टेट कैंसर या कैस्ट्रेशन रिफ्रैक्टरी प्रोस्टेट कैंसर, CRPC। तो जिसका अर्थ यह है कि हार्मोन की सप्लाई कट ऑफ है, जिस रेंज में आप हार्मोन्स चाहते हैं उस रेंज में है शरीर में, उसके बाद भी कैंसर बढ़ने लगा है। यहाँ पे आके मैनेजमेंट ऑप्शंस जो हैं, जो ट्रीटमेंट के ऑप्शंस हैं, वो थोड़े से बदल जाते हैं। इस कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स के लिए पिछले 7-8 सालों में बहुत काम हुआ है, काफ़ी नई नई दवाइयाँ आ गई हैं। इसके पहले हमारे पास इनको ऑफर करने के लिए बहुत कुछ नहीं रहता था। जब पेशेंट इस स्टेज में पहुंचते थे
तो फिर हम लोग एक तरह से बड़े लाचार हो जाते थे कि अब हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन पिछले 5-7 सालों में कई नई दवाइयाँ आ गई। तो इनका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है उन मरीजों का जिनमें हार्मोन थेरेपी के बाद कैंसर फिर दोबारा बढ़ना शुरू हो गया। इनमें हम लोग सेकेंड लाइन थेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं। जो नई दवाइयाँ आई हैं, एंजाल्यूटामाइड है, एबिराटेरॉन है, ये नए तरीके से काम करती हैं और इन पेशेंट्स में दोबारा बीमारी को कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक मदद करती हैं। एक नई ट्यूमर वैक्सीन आई है जिसे सिपिलुसिन टी कहते हैं। इस ट्यूमर वैक्सीन में मरीज के खुद के ब्लड को निकाला जाता है, उसके सेल्स को आइसोलेट किया जाता है, उनको लैब में कल्चर करके वैक्सीन बनाई जाती है और फिर वो वैक्सीन उसी मरीज को लगाई जाती है। तो इस तरह के एडवांसमेंट प्रोस्टेट कैंसर के लिए हो गए हैं। नेचुरली महंगा इलाज है, अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ वर्षों में हो जाएगा। तो इस तरह के ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फिर कुछ थर्ड लाइन हार्मोनल थेरेपी होती हैं, कीटोकोनाजोल है, अमाइनोग्लूटामाइड है। ये दवाइयाँ कई ज़माने से चल रही हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं, लेकिन जब कुछ और काम नहीं करता तो इनको भी हम लोग ट्राई करते हैं और कुछ मरीजों में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। फिर आता है कीमोथेरेपी। फर्स्ट लाइन कीमोथेरेपी अगर पेशेंट को पहले नहीं मिली है तो दी जा सकती है। अगर फर्स्ट लाइन कीमोथेरेपी पहले दे दी गई है, उसके बाद पेशेंट का फिर बीमारी बढ़ रही है, तो सेकेंड लाइन कीमोथेरेपी दी जा सकती है। इवन थर्ड लाइन कीमोथेरेपी की एजेंट्स अब अवेलेबल हो गए हैं। तो कीमोथेरेपी के भी कई एजेंट्स हैं जिनको बारी बारी से दिया जा सकता है। हड्डियों का ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस स्टेज में, बिकॉज अभी तक बीमारी इस पेशेंट्स की हड्डियों पे काफ़ी असर डाल चुकी है और इनकी हड्डियाँ काफ़ी कमज़ोर हो चुकी हैं। हड्डियों से रिलेटेड सिम्टम्स या जिसे हम लोग SREs कहते हैं, स्केलेटल रिलेटेड इवेंट्स बहुत हो जाती हैं। तो इनके लिए एक खास तरह की दवाइयाँ उपलब्ध हैं। बोन सीकिंग रेडियो आइसोटोप्स हैं, रेडिएशन थेरेपी है, कैल्शियम है, बिसफॉस्फोनेट कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स हैं। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जो डॉक्टर्स अपने मरीजों को देते हैं और मरीजों को काफ़ी रिलीफ मिलता है। इसके अलावा बहुत सारी क्लिनिकल ट्रायल्स चल रही हैं जिनमें नए नए मॉलिक्यूल्स ट्राई हो रहे हैं, जिनके रिजल्ट्स अभी आने बचे हैं और उम्मीद ये है कि अगले कुछ सालों में हमारे पास प्रोस्टेट कैंसर से लड़ने के लिए और काफ़ी सारी नई ड्रग्स आ जाएंगी और इन पेशेंट्स के लिए आउटलुक बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। इससे पहले कि मैं अपनी बात आज की समाप्त करूं, कुछ कॉमन भ्रांतियां जो प्रोस्टेट कैंसर के बारे में फैली हुई हैं उनका बहुत ब्रीफली मैं आपको छोटा सा क्लैरिफिकेशन देके, जिससे किसी के मन में इन भ्रांतियों को लेके कोई शंका ना रहे। पहली भ्रांति ये है कि प्रोस्टेट कैंसर सिर्फ बुजुर्गों में होता है। कुछ हद तक सही है, जैसा मैंने शुरू में कहा, जैसे जैसे एज बढ़ती है इसका रिस्क बढ़ता है। लेकिन अगर हम एक कट ऑफ लें से 65 ईयर्स की एज, तो 65 साल से ज़्यादा उम्र के मरीजों में प्रोस्टेट कैंसर के केसेस करीब 65 to 70% है। इसका मतलब ये है कि 30% केसेस 65 साल से नीचे की उम्र के लोगों को होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्रोस्टेट कैंसर सिर्फ बुजुर्गों में होता है। प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना 50 की उम्र के आसपास शुरू होती है और एज के साथ साथ बढ़ती चली जाती है। तो आपको सतर्क थोड़ा पहले से रहना पड़ेगा। दूसरी भ्रांति ये है कि अगर आपको कोई लक्षण नहीं है तो आपको प्रोस्टेट कैंसर नहीं है। बिल्कुल गलत। जैसा मैंने पहले कहा, प्रोस्टेट कैंसर शुरू की स्टेजेस में कोई लक्षण प्रोड्यूस नहीं करता, इसलिए लक्षणों की कमी होना ये नहीं इंगित करता कि आपको प्रोस्टेट कैंसर नहीं है। तीसरी भ्रांति, प्रोस्टेट कैंसर बहुत धीरे धीरे बढ़ने वाला कैंसर है, इसलिए मुझे इसको लेके परेशान नहीं होना चाहिए। इसका आंसर है यस एंड नो दोनों। वाकई प्रोस्टेट कैंसर धीरे बढ़ने वाला कैंसर है और दूसरे कैंसर्स के मुकाबले पेशेंट्स को उतना परेशान नहीं होना चाहिए, लेकिन सारे कैंसर्स एक जैसे नहीं हैं। कुछ एग्रेसिव वेरिएंट्स हैं प्रोस्टेट कैंसर के जो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, इसलिए आपको उनके लिए सतर्क रहना पड़ेगा। एक और भ्रांति यह है कि मेरे परिवार में कभी किसी को प्रोस्टेट कैंसर नहीं हुआ, इसलिए मुझे नहीं हो सकता। जी नहीं, ये गलत है। ये बात सही है कि कुछ पर्टिकुलर फैमिलीज़ में प्रोस्टेट कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन है जेनेटिक रीजंस के कारण, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जिन फैमिलीज़ में कभी नहीं हुआ उनमें आगे भी नहीं होगा। बहुत से केसेस नए आ रहे हैं उन फैमिलीज़ में जहाँ कभी पहले प्रोस्टेट कैंसर नहीं हुआ था, तो आपको उसको लेके अलर्ट रहना चाहिए। एक और भ्रांति है कि जो PSA टेस्ट हम लोग कराते हैं ये प्रोस्टेट कैंसर का टेस्ट है। गलत। PSA जो है प्रोस्टेट का टेस्ट है। PSA प्रोस्टेट स्पेसिफिक मार्कर है, प्रोस्टेट कैंसर स्पेसिफिक मार्कर नहीं है। इसका अर्थ ये प्रोस्टेट की दूसरी बीमारियों में भी PSA बढ़ सकता है। तो प्रोस्टेट को
कैंसर को हमेशा पीएसए से रिलेट मत करिए। एक और भ्रांति है कि प्रोस्टेट कैंसर का इलाज सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन या सिकाई है, रेडिएशन है। ऐसा नहीं है। प्रोस्टेट कैंसर के इलाज के और तरीके भी उपलब्ध हैं, जैसा मैंने पहले डिस्कस किया था। तो इस तरह की भ्रांतियों से मैं आपको अवगत कराना चाहता था। और लास्ट में क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हैं? मरीज अक्सर हमसे ये पूछते हैं कि सर कैसे हम क्या करें कि हमें कैंसर ना हो। देखिए, ऐसा तो मैं आपको नहीं बता सकता कि आप ये करिए तो प्रोस्टेट कैंसर नहीं होगा आपको, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, कुछ सलाह हैं जो हम लोग अपने मरीजों को देते हैं और मैं आपको भी बताना चाहूँगा, जिनके कारण आप अपने प्रोस्टेट कैंसर की रिस्क को कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी, आप अपनी डाइट को हेल्दी रखिए। हेल्दी डाइट प्रोस्टेट कैंसर के टर्म्स में करीब करीब जो बाकी बीमारियों के संदर्भ में डॉक्टर्स आपको बताते हैं वैसी ही है। लो फैट डाइट लीजिए। जो फैट आपकी डाइट में है प्रिफरेबली प्लांट ओरिजिन का हो, एनिमल ओरिजिन का ना हो। फॉर एग्जांपल, बटर की जगह ओलिव ऑयल यूज़ करिए जो प्लांट एक्सट्रैक्ट है। ज़्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हाई फाइबर डाइट लीजिए। एक इम्पॉर्टेंट रोल है लाइकोपीन का। लाइकोपीन एक एक्सट्रैक्ट है, एक केमिकल है जो रेड फूड्स में मिलता है, लाल रंग के, खासकर टमाटरों में इसकी कंसंट्रेशन बहुत हाई है। और रिसर्च ने ये शो किया है अब कि लाइकोपीन जो है वो प्रोस्टेट कैंसर के अगेंस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो टोमेटोज खाइए और रेड फूड्स खाइए। फिश एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो मेरी सलाह ये होगी कि आप चिकन और मटन का एक्सेसिव कंजम्पशन करने की जगह फ़िश पे फोकस करिए। फ़िश ओमेगा फैटी एसिड्स में बहुत हाई है और जो कि प्रोटेक्टिव है प्रोस्टेट कैंसर के लिए। डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज़ थोड़ा कम करिए। चीज़, पनीर, मिल्क प्रोडक्ट्स जो हैं इनको थोड़ा सा कम लीजिए। सोयाबीन में एक कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं आइसोफ्लेवॉन्स। आइसोफ्लेवॉन्स का इफेक्ट है प्रोटेक्टिव प्रोस्टेट कैंसर के लिए। आप सोया का इंटेक बढ़ा सकते हैं। ग्रीन टी एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। ग्रीन टी का सेवन भी रिसर्च में ये पाया गया है कि प्रोस्टेट कैंसर की रिस्क को कम करता है। तो आप इस तरह से अपनी डाइट में कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। इसके अलावा अपने वजन पे ध्यान रखिए। मोटापा मत होने दीजिए। अगर मोटापा है तो अपना वजन कम करने की कोशिश करिए। जिन पेशेंट्स की बीएमआई 30 से ज़्यादा है, बीएमआई आपको आइडिया होगा, जिन पेशेंट्स की बीएमआई 30 से ज़्यादा है वो उनको पर्टिकुलरली हाई रिस्क है प्रोस्टेट कैंसर होने का। तो अगर आप अपना वजन कम करते हैं तो ना सिर्फ आप ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम्स, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड डिस्लिपिडीमिया, इस तरह की बीमारियां, बल्कि प्रोस्टेट कैंसर से भी अपनी रिस्क कम कर रहे हैं। और एक्सरसाइज, जिनका वेट कम है पर वो एक्सरसाइज नहीं करते, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है, बहुत ज़्यादा आराम पसंद लोग हैं, उनको भी सलाह ये होगी कि एक्सरसाइज करिए रेगुलरली, फिट रहिए। आपकी एज के हिसाब से, आपकी मेडिकल कंडीशंस के हिसाब से जो भी एक्सरसाइजेज आपके लिए सूटेबल हैं, कुछ नहीं है तो मॉर्निंग वॉक पे जाइए, पर एक अपनी बॉडी को रेगुलर एक्सरसाइज आप करते रहिए। ये आपकी प्रोस्टेट कैंसर की रिस्क को भी कम करता है और इसके बाकी जो फ़ायदे हैं वो तो हैं। स्मोकिंग कट डाउन करिए। स्मोकिंग एक रिस्क फैक्टर है प्रोस्टेट कैंसर के लिए। और अपने लक्षणों पर नज़र रखिए। प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण एक तो आते लेट हैं, और जब आते भी हैं तो शुरू में ज़्यादातर यूरिन से रिलेटेड रहते हैं, जिनको लोग अक्सर नॉर्मल एजिंग का पार्ट मान के इग्नोर कर देते हैं, या डॉक्टर्स के पास जाने में देर कर देते हैं, या लोकल अपने लेवल पे ही मैनेज कर लेते हैं, केमिस्ट से कुछ दवाई खरीद के या इंटरनेट से गूगल सर्च करके कुछ मेडिसिन खरीद के खा लेते हैं। तो ये सब अवॉइड करिए। अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कंसल्ट करिए एट द अर्लीस्ट। और मेरी रिकमेंडेशन तो ये रहती है कि 50 इयर्स की एज के बाद आपको एटलीस्ट एक बार अपना पीएसए ब्लड टेस्ट, सिंपल सा ब्लड टेस्ट है, बहुत महंगा भी नहीं है, एक बार अपना पीएसए लेवल चेक करा लेना चाहिए, क्योंकि बहुत एक आसान तरीका है एक तरह की स्क्रीनिंग का कि आपको प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस हैं या नहीं। तो इस तरह की बातें करके आप अपने प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क जो है वो थोड़ा सा कम जरूर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की इस चर्चा से आपको कुछ लाभ हुआ होगा, मेरी बातों से कुछ आपको फ़ायदा मिला होगा। और कुछ सवाल नीचे चैट बॉक्स में आए हुए हैं, मैं इनको देख के इनको आंसर करने की कोशिश करता हूं। अगर आपके कोई सवाल हैं, कोई क्वेरीज़ हैं, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं।
मनोहरन जी ने पूछा है हाउ टू प्रिवेंट रिस्क फैक्टर्स टू गेट प्रोस्टेट कैंसर सर. आई थिंक मनोहरन जी आई जस्ट आंसर्ड दैट, सो प्रोबेबली इट वुड बी रिपीटेटिव, सो आई विल स्किप दैट. मैंने अभी बताया ये. फिर मालवीय जी ने पूछा है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ प्रोस्टेट कैंसर. मालवीय जी मैंने शुरू में बताया था, हो सकता है आपने लेट ज्वाइन किया हो, लेकिन मेनली जो रिस्क फैक्टर्स हैं, एज, बढ़ती एज के साथ ज़्यादा कॉमन है. जेनेटिक्स, अगर आप जेनेटिकली ससेप्टेबल हैं, आपकी जीन्स में म्यूटेशंस हैं. हॉर्मोन्स, डाइट जैसा लास्ट में मैंने बताया, फिजिकल एक्टिविटी, मोटापा, कुछ केमिकल्स, स्मोकिंग, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जो प्रोस्टेट कैंसर कर सकते हैं. कोई एक डेफिनेट कॉज नहीं है. Adonai has asked how can one diagnose that he is suffering from prostate cancer. Again, I briefly answered this question during the talk, but I'll just repeat in few sentences. Your doctor will examine you. Based on his examination, which is the examination of the prostate through the anal canal, distal rectal examination, and a simple blood test, that is serum PSA, he would try to find out what is the likelihood, कितना चांस है कि prostate cancer हो सकता है, and in case he is suspicious, then he will subject you to a prostate biopsy, in which he will remove few pieces through a needle from your prostate and send them for examination, which will confirm whether you have prostate cancer or not. Uttara Rose has asked what is the best treatment for early stages of prostate cancer. Again, Uttara, I answered this during the talk briefly, just for revision. Early stage means the cancer is confined to the prostate, it has not gone outside, there is no metastasis, and the treatment would depend on the patient's age, his fitness, and his comorbidities. If he is a fit man and if he has got a moderate or high grade cancer which is likely to spread in the future, then the best treatment options are surgery and radiation. Both are equal, both have got their own pros and cons. If the patient is very elderly, having lot of other problems, limited life expectancy, and if it's a low stage, low grade cancer, the patient can be left alone and he can simply be monitored. If it's a young patient with a low stage, low grade disease, then that patient can be put on surveillance rather than any active treatment, and whenever it is felt that the disease is increasing or spreading or the grade is increasing, then active intervention can be done. So all these are suitable options for early stage. Neha Kumari has asked, is drinking green tea and hibiscus tea good for prostate? Neha ji, I already answered that. Green tea, definitely, research has shown that. Hibiscus tea, I am not sure, but it would definitely not cause you any harm, so you can try it. Another question from Neha Kumari is, which prostate problem are seen younger male patients? Well, the most common problem in younger male patients related to prostate is prostatitis, that is the infection of the prostate, which can sometimes be very, very bothersome. Rani Kumari has asked, can prostatitis be a sign of prostate cancer? No, prostatitis is not a sign of prostate cancer. It can be a coincidence mainly which has brought the attention of the clinician or the patient to the prostate, but it cannot be a sign of prostate cancer. Rani Kumari has again asked, what is a prostate specific antigen PSA level? I had specified this during the talk. For a layman, for general public, the normal range is 0 to 4, but there are a lot of variations. A PSA of say 2.5 in a 50-year-old man would be considered high. A PSA of 6 in a 75 or 80-year-old man would be considered normal, because normal PSA increases with age. Similarly, normal PSA also increases with the size of the prostate. So a PSA of 5 in a patient with a 100-gram prostate is normal. A PSA of 3 in a patient with 20-gram prostate is abnormal. So there are a lot of variations, but for general purposes, 0 to 4 is the normal range. I think that is the end of the questions. So I'll take your leave. Thank you very much for watching, and I hope I have been of some benefit और आप लोगों को इससे कुछ फ़ायदा हुआ होगा. Thank you so much.